इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड की प्राइस 30 रुपए से उठ के 100 पीस पे चलेगी 2020 से 2021 के दरमियान। ये तकरीबन 3 गुना का रिटर्न बनता है एज कम्पेयर टू KSE इंडेक्स, जो कि इसी पीरियड के दरमियान डबल परफॉर्म। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2021 से 2022 यही शेयर की प्राइस 100 रुपए से गिरते गिरते 40 पे आ गई, जो कि तकरीबन -60% बनता है। जून 2023 में दोबारा ISL की प्राइस 40 रुपीज से उठ के 100 रुपीज पे आई। इस पूरे पीरियड के दरमियान 2020 से 2025 तक KSE इंडेक्स ने तकरीबन 4 गुना परफॉर्म किया, लेकिन ISL जो है 100 की प्राइस से ऊपर नहीं जा सका। तो ये स्टील इंडस्ट्री के अंदर बाकायदा स्टील की शेयर की प्राइस है, उसमें इतनी ज़्यादा फ्लक्चुएशन कैसे हुई, इसको समझने के लिए आप लोगों को थोड़ा स्टील इंडस्ट्री को समझना होगा। तो इस वीडियो के अंदर हम 2 चीज़ों के ऊपर फोकस करेंगे। नंबर 1, स्टील की कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, और पाकिस्तान के अंदर जो स्टील की प्राइसेस को डिटर्मिन किया जाता है वो कैसे किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। स्टील की कॉस्ट और रेवेन्यू को समझने से पहले आप लोगों को यह समझना होगा कि पूरी दुनिया के अंदर 3 डिफरेंट मॉडल्स को यूज किया जाता है जिसके तहत स्टील को बनाया जाता है। नंबर 1 बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस, नंबर 2 इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस एंड नंबर 3 इंडक्शन फर्नेस। और इसके अंदर डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को यूज किया जाता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स और उनके मिक्सचर्स को यूज करके स्टील को बनाया जाता है। वो कैसे होता है उसको देखने से पहले आप लोगों को ये समझना होगा जो ओवरऑल इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं, जो मेथोडोलॉजी यूज होती है, उसमें आपके सबसे पहले गोल्ड, आयरन और लाइमस्टोन और जो स्टील का स्क्रैप होता है उसको मिक्स किया जाता है, कोक ओवन के थ्रू गुजारा जाता है और सिंटर प्लांट के थ्रू इसका मटेरियल बनता है। उसके बाद ब्लास्ट फर्नेस में इसको डाला जाता है। ब्लास्ट फर्नेस के बाद 3 डिफरेंट जो मॉडल्स अभी हमने डिस्कस किए उसके थ्रू फिनिश प्रोडक्ट्स को बनाया जाता है। फिनिश प्रोडक्ट्स के अंदर आपके सबसे पहले ब्लूम कास्टर्स बनते हैं, फिर बिलेट कास्टर्स बनाए जाते हैं और फिर उसके बाद ब्लैक कास्टर्स बनाए जाते हैं, जो कि आपके प्लेट मिल्स के अंदर जाके फिर प्लेट्स बनाई जाती है। अब ये ब्लूम कास्टर्स के अंदर जो है बेसिकली ये ब्लूम मिल्स बनती हैं, रोलिंग मिल्स बनती हैं। आपके बिलेट कास्टर के अंदर जो है रॉड मिल्स बनाई जाती हैं और बार मिल्स बनाई जाती हैं। ब्लैक कास्टर्स के अंदर जो आपकी हॉट स्ट्रिप मिल्स बनाई जाती है, जिससे आपकी हॉट रोल्ड स्टील बनाया जाता है, जिसको आप HRC भी कहते हैं। अच्छा, HRC जो है इसको कन्वर्ट किया जाता है कोल्ड रोल स्टील के अंदर, जो कि आपकी ISL कंपनी ऐसा प्रोडक्ट बनाती है। उसके बाद गैल्वेनाइज स्टील बनाती है और उसके बाद कलर रोटेड स्टील बनाती है और उसके बाद यही प्रोडक्ट्स जो है अपने क्लाइंट्स को भेज देती है। अब ये 3 जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कोल्ड रोल्ड स्टील, गैल्वेनाइज स्टील और कलर कोटेड स्टील है, इसमें क्या प्रोडक्ट्स बनाई जाती है इसको थोड़ा सा देखते हैं। लेकिन पहले ओवरऑल जो आपके की मार्केट सेगमेंट्स हैं उसमें लॉन्ग स्टील प्रोडक्ट्स के अंदर जो है रेबार, बीम्स, एंगल्स, चैनल्स ये सारी बनाई जाती हैं। इसको बनाने वाली कंपनी जो है ASTL यानी अमरेली स्टील है, मुगर आयरन स्टील है, ये सारी प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं। जो ISL है ये फ्लैट स्टील और गैल्वेनाइज्ड एंड कोटेड स्टील के अंदर ये ज्यादा काम करती है। इसके अंदर जो इसका डायरेक्ट कंपटीटर जो बनता है, जो पब्लिक लिस्टेड कंपनीज हैं, वो आयशा स्टील मिल्स बनती है। ओवरऑल जो है कोल्ड रोल स्टील के अंदर देखा जाए तो ये ऑटोमेटिव के जो कंपोनेंट्स हैं, जो आपकी ऑटो इंडस्ट्री है, उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बाद हार्डवेयर एंड सैनिटरी को बनाया जाता है, टिन मिल्स को बनाया जाता है, डोमेस्टिक अप्लायंसेस को बनाया जाता है, पैकेजिंग ड्रम्स बनाए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स, स्विच गेयर्स, ट्यूब्स एंड सेक्शंस, ऑयल फिल्टर्स को यहाँ पे बनाया जाता है। फिर इसके बाद जो हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड स्टील है, इसके अंदर जो है आपकी पाइपिंग यूज होती है, कंस्ट्रक्शन एंड रूफिंग के अंदर ही इसको यूज किया जाता है, डक्टिंग के लिए यूज किया जाता है, रेजर वायर, डोमेस्टिक अप्लायंसेस, एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर के अंदर इसको यूज किया जाता है, लाइट गेज स्टील स्ट्रक्चर्स इनको बनाया जाता है। इसके बाद जो आपके कलर कोटेड स्टील एप्लीकेशंस होती हैं उसको एग्रीकल्चर में यूज किया जाता है। फिर आपके जो डोमेस्टिक यूज हैं कंस्ट्रक्शन के अंदर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर, ये सारी जगहों पे इनको भी यूज किया जाता है। अब हम थोड़ा सा मॉडल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो है इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस को हम देखते हैं। दिस इज द मॉडल जो कि ISL भी यहाँ पे यूज करता है। तो इसका प्रोसेस को समझने के लिए पहले आप ये ध्यान में रखिएगा, स्क्रैप जो है उसको मेल्ट किया जाता है और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक आर्क्स के थ्रू इसको गुजारा जाता है, जो कि तकरीबन 1600 से 1750 डिग्री बनता है। अच्छा, इसके अंदर थोड़ी सी बेनिफिट जो है वो फ्लेक्सिबल ऑपरेशंस होते हैं, जिसके अंदर आपको जल्दी से इसको आप स्टार्टअप कर सकते हो, इसको शट डाउन कर सकते हो और थोड़ा सा ऑफ पीक के इलेक्ट्रिसिटी के आवर्स के अंदर भी इसको थोड़ा सा यूज कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्टेबलाइज कर सकते हैं। ओवरऑल जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है तकरीबन 0.4 से 0.6 मिलियन टन जो है ये एमिट करती है और ये लोअर कार्बन फुटप्रिंट कहा जाता है। ये तीनों मॉडल्स में से सबसे ज्यादा जो है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली मॉडल ये यही है। अच्छा, उसके बाद जो है इंग्रेडिएंट्स में देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ी सी आपकी तवज्जो भी होनी चाहिए। सो ओवरऑल जो स्क्रैप को यहाँ पे यूज किया जाता है वो तकरीबन 710 kg यूज किया जाता है, आयरन और 586 kg
कोल जो है 150 केजी, लाइमस्टोन जो है वो 88 केजी और इलेक्ट्रोड्स 2.5 केजी है। एनर्जी जो है, बिजली जो है यहाँ पे 400 से 700 किलोवाट्स इसको यूज किया जाता है। अच्छा, अब ये सारी प्राइस जो आपको इंग्रेडिएंट्स बताएं, इसी की बेस के ऊपर आपकी कॉस्ट निकाली जाती है। तो यहाँ पे अगर आप आज के दिन पे जो कॉस्ट निकलती है वो स्टील स्क्रैप की अगर आप देखें 76,000 निकलती है। उसके बाद आयरन और जो है वो तकरीबन 20,000 निकलती है। कोल जो है 9,450 निकलती है। इसी तरीके से लाइमस्टोन, इलेक्ट्रोड्स, ऑक्सीजन वगैरह सारी यूज करके ओवरऑल जो कॉस्ट आपकी रॉ मटेरियल की बनेगी दिस इज अराउंड 123। ठीक है। उसके बाद एनर्जी, क्योंकि हम इसमें काफी ज्यादा यूज कर रहे हैं, और इसके बाद आपकी नेचुरल गैस, लेबर, मेंटेनेंस, आप सारे फैक्टर्स को डाल दें, इलेक्ट्रिक एनर्जी कॉस्ट डाल दें, तो देखिए ये 36,000 बनती है। टैक्सेस के अंदर आपके कस्टम ड्यूटी आ जाती है, जीएसटी आती है, विद होल्डिंग टैक्स आता है, फेडरल एक्साइज ड्यूटी आती है, ये सारी चीजें डाल के ये वाली कॉस्ट आपकी तकरीबन 41,000 आती है। इसके अलावा जो है आपके स्क्रैप की ट्रांसपोर्ट आ गई, फिनिश्ड स्टील लॉजिस्टिक्स आ गई, क्वालिटी टेस्टिंग, एनवायरमेंटल कॉम्प्लायंस जो है, इन सब मटेरियल को डालते हुए आपकी जो टोटल कॉस्ट बनेगी वो तकरीबन 2,14,000 रुपए बनती है। सो ये आपकी स्टील की कॉस्ट बनती है यूजिंग दिस मॉडल। और अगर आजकल भी अगर आप स्टील की प्राइसेस को देखेंगे तो तकरीबन ये 244 बनती है आजकल पाकिस्तान के हिसाब से। अगर आप 244 को तकरीबन 214 से अगर आप माइनस करेंगे तो तकरीबन आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है तकरीबन 8 से 10% के दरमियान आना चाहिए। और यही आजकल भी आईएसएल का जो है ग्रॉस मार्जिन इस टाइम पे चल रहा है। दूसरे मॉडल की तरफ आते हैं। ये बेसिक ऑक्सीजन फर्नेस है। ये पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। बकायदा चाइना के अंदर इसको 90% जो है यही वाला मॉडल यूज करते हैं। लेकिन ये एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है और बहुत ज्यादा जो पूरी दुनिया के अंदर इस मॉडल से निकल के इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस की तरफ ज्यादातर लोग आ रहे हैं, क्योंकि एनवायरमेंट फ्रेंडली जो है वही मॉडल कहा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर देखा जाए तो ये इसका जो प्रोसेस है, इसमें ऑक्सीजन आप ब्लो करके मोल्टेन आयरन को बनाते हैं, जो कि आपके ब्लास्ट फर्नेस से बनके ऑक्सीड बनाया जाता है टू ऑक्सीडाइज इंप्योरिटीज। ठीक है। ये कैपिटल इंटेंसिव होता है, इसके अंदर खर्चा भी बहुत ज्यादा आता है। ओवरऑल जो है ये एक बड़े स्केल के ऊपर इसकी अंदर इन्वेस्टमेंट भी काफी ज्यादा की जाती है। और ओवरऑल जो अगर आप इसका कार्बन डाइऑक्साइड के देखा जाए तो तकरीबन ये 2 से 2.5 मिलियन टन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करता है। ये हाईएस्ट एमिशंस काउंट होती हैं। ओवरऑल जो इंग्रेडिएंट्स को इसके अंदर देखा जाए तो आयरन और तकरीबन 1370 केजी इसके अंदर यूज होता है। कुकिंग ऑयल तकरीबन 780 केजी यूज होता है। लाइमस्टोन 270 केजी, रिसाइकल स्टील जो है 125 केजी और ऑक्सीजन तकरीबन 120। इसमें ज्यादातर कोल ये इस्तेमाल किया जाता है। तो एनर्जी कॉस्ट जो आपकी बिजली की कीमत है वो तकरीबन 50 किलोवाट लगती है। सो ओवरऑल अगर आप रॉ मटेरियल की इसके अंदर कॉस्ट निकालेंगे तो इसमें थोड़ी सी निस्बतन ज्यादा आती है। आयरन और जो है तो तकरीबन 46,000 आपका यूज होगा। कोल जो है तकरीबन 54,000 यूज होता है। लाइमस्टोन जो है वो तकरीबन 1,080 और बाकी सारे फैक्टर्स डाल के ये जो कॉस्ट आपको करेगी रॉ मटेरियल दिस इज 160,000। फिर उसके बाद जो एनर्जी कॉस्ट है ये इसमें थोड़ी सी निस्बतन कम लगती है 26,000। फिर उसके बाद टैक्सेस वगैरह आप सारे डाल देंगे तो उसकी प्राइस आपकी तकरीबन 48,000 के पास आएगी। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपकी 17,500 उसको भी डाल के जो टोटल कॉस्ट आपका ब्रेकडाउन आएगा दिस शुड बी अराउंड 250, जो कि काफी ज्यादा बनती है यूजिंग दिस मॉडल अगर ये पाकिस्तान में इसको यूज किया जाए। थर्ड जो मॉडल है ये इंडक्शन फर्नेस है। ये पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा यूज किया जाता है। ऑल्दो आईएसएल जो है वो इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस को ज्यादा यूज करते हैं, इंडक्शन फर्नेस को निस्बतन कम यूज करते हैं, लेकिन इंडक्शन फर्नेस बाकी कंपनीज ज्यादा यूज करती हैं। सो ये प्रोसेस तकरीबन सेम ही है इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस का, लेकिन थोड़ा सा प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको स्क्रैप को अगेन मेल्ट किया जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के थ्रू। इसमें कोई भी कंबशन यूज नहीं होती। लो कॉस्ट स्टार्टअप है। ओवरऑल जो है जो स्मॉल स्केल के जो कंपनीज होती हैं जैसे रेबार बनाने वाली, बिलेट प्रोडक्शन बनाने वाली, वो ज्यादा कंपनीज यहाँ इसको यूज करती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी ये छोटी छोटी कंपनीज जो है बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, तो वो इसी मॉडल को ज्यादा यूज करती हैं। इसमें थोड़ी सी लिमिटेड रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज होती हैं। इंग्रेडिएंट्स जो यूज किए जाते हैं, स्क्रैप जो है इसमें ज्यादा यूज होता है और पाकिस्तान के अंदर स्क्रैप जो है ज्यादा इंपोर्ट जो है वो ज्यादा आसानी से किया जाता है। तो ओवरऑल इसी प्रोसेस के अंदर 950 से 1000 केजी स्क्रैप को यूज किया जाता है। फेरो एलॉयज जो है 10 से 30 केजी यूज होते हैं। कार्बोराइजर जो है 5 to 15 केजी। स्लैग फॉर्मर्स जो है इंप्योरिटी रिमूव करने के लिए 10 to 20 केजी यूज होता है। एनर्जी, बिजली की कीमत जो है, बिजली जो है उसमें थोड़ी सी निस्बतन ज्यादा यूज होती है। 500 से 800 किलोवाट जो है इसमें बिजली को यूज किया जाता है। सो ओवरऑल इसकी रॉ मटेरियल को देखा जाए तो रॉ मटेरियल की प्राइस 1,13,000 निकलती है। एनर्जी की प्राइस जो है वो तकरीबन 35,000 निकलती है। उसके बाद जो है अगर आप लेबर की कॉस्ट आप डाल दें, मेंटेनेंस की कॉस्ट वगैरह डाल दें तो 12,500 तकरीबन रफली बनता है। टैक्सेस के अंदर कस्टम ड्यूटी, जीएसटी वगैरह आप सारी डाल दें तो वो तकरीबन 45,000 बनती है। इन सबको अगर आप
कंबाइन कर दें, एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह भी डाल दें, तो तकरीबन ये भी टोटल कॉस्ट आपकी तकरीबन 2,21,000 पे जाती है। तो अगर इलेक्ट्रिक कार को भी देखा जाए तो ज़्यादा फर्क नहीं है, कोई 8-10 हज़ार रुपये का फर्क है, लेकिन जो 8-10 हज़ार रुपये का भी फर्क है उससे आपके मार्जिन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। सो यहाँ पे ओवरऑल आपको फौरी तौर पे समझ आ गया कि थोड़ी से ही अगर फैक्टर्स इसमें चेंज हो जाएं, लेट्स सपोज कि आपके पाकिस्तानी रुपी डी वैल्यू कर जाए क्योंकि आप स्क्रैप बाहर से मंगवा रहे हो, आप जो आयरन और है वो भी बाहर से मंगवा रहे हैं, अगर वो डॉलर टर्म्स में हम उसको देख रहे हैं, अगर पाकिस्तानी रुपी के अंदर लेट्स सपोज सिर्फ 10% ही उसकी डी वैल्यू हो जाए, तो आपके जो इंडक्शन फर्नेस की जो कॉस्ट है उससे जो है तकरीबन 4,300 रुपए का फर्क बढ़ जाएगा। और जो इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस है क्योंकि वहां पे बिजली थोड़ी सी ज्यादा यूज हो रही है, तो 9,000 रुपीज का आपका उधर फर्क आ सकता है। स्क्रैप जो है अगेन उसके अंदर भी 20% के इजाफा हो जाए तो तकरीबन आपकी 8,000 रुपए जो है इंडक्शन फर्नेस की प्राइस बढ़ सकती है, और जो इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस है तो तकरीबन 6,000 पे तकरीबन वो भी बढ़ सकती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी अगर 25% आपकी प्राइस ऊपर चली जाए तो तकरीबन 4,000-3,000 के रेंज के अंदर आपकी प्राइसेस यहाँ पे बढ़ सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा एक ग्राफ नजर आ रहा होगा जिसमें आपको इंटरनेशनल स्टील की जो शेयर की प्राइस है उसके साथ साथ मैंने HRC जो आपके स्टील की प्राइसेस कहा जाता है उनकी प्राइसेस को मैंने यहाँ पे दिखाया, और इसके बाद जो है स्क्रैप की प्राइसेस को दिखाया। तो आप देख रहे हैं कि जैसे स्टील की प्राइसेस ऊपर बढ़ती हैं, HRC की प्राइसेस भी ऊपर बढ़ती हैं, तो शेयर की प्राइस भी वैसे ही ऊपर बढ़ी है, जैसे वो नीचे आ रही है उसी तरीके से ये भी नीचे आ रही है। तो इसकी एक बहुत बड़ी रीजन है, चूंकि अगर वैसे भी अगर देखा जाए तो ये एक रॉ मटेरियल है, लेकिन रॉ मटेरियल की अगर प्राइसेस ज्यादा बढ़ी हैं तो हमारी तो कॉस्ट भी तो ज्यादा बढ़ी है, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर भी और इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर भी जो स्टील की प्राइसेस को निकाला जाता है इन्हीं मार्जिन के ऊपर निकाला जाता है। ठीक है, तो आपको ये सोचना है कि ओवरऑल अगर पाकिस्तान के अंदर बाहर से कोई स्टील कंपनी जो है यहाँ पे डंप करती है, यानी कि यहाँ पे आपको एक्सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान के अंदर, अगर उसकी प्राइस कम है और हमारी जो कंपनीज हैं अगर उसकी प्राइस ज्यादा है, तो हमारा जो क्लाइंट होगा वो किस कंपनीज के पास जाएगा, जो कि बाहर का जो स्टील आ रहा है उसको खरीदेगा। ठीक है, तो पाकिस्तान के अंदर ज्यादातर जो स्टील आता है वो चाइना से, ताइवान से, वियतनाम, यहाँ पे क्योंकि ज्यादा डिमांड है, वहां पे जब भी डिमांड निस्बतन कम होती है तो ये कंपनीज क्या करती हैं, जितना भी स्टील होता है पाकिस्तान के अंदर डंप कर देती है, और मेजॉरिटी केसेस में जो हमारा स्टील आता है वो स्मगल होके फाटा रीजन के अंदर आ रहा होता है, और ये सारे वो वाले एरियाज हैं जहाँ पे ऑफिशियल टैक्सेस वगैरह भी नहीं दिए जाते, और स्टील जो है वो स्मगल होके आके यहाँ पे बनता है, और वो जितनी भी कंपनीज यहाँ पे होती हैं वो तकरीबन 50,000 पर टन जो है वो कम रेट पे वो सेल कर रही होती है। तो इसी वजह से बहुत ज्यादा मसले हमारी स्टील इंडस्ट्री में भी आए थे, उसको केटर करने के लिए इस दफा बजट के भी कई मेजर्स दिए गए हैं। लेकिन आप यहाँ पे ओवरऑल समझ गए हैं कि रॉ मटेरियल की प्राइसेस जो हैं जितनी ज्यादा होंगी उतनी ही आपको यहाँ पे भी स्टील की प्राइसेस उस तरीके से ही डिटरमिन करनी पड़ेगी। यहाँ पे एक चीज को और मजीद समझना है, वो ये है कि आपके जो CRC और HRC का जो स्प्रेड होता है ये ISL के लिए, इंटरनेशनल स्टील जैसे कंपनी जो कि फ्लैट स्टील बनाती है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। CRC जो है कोल्ड रॉयल कॉइल्स हैं और हॉट रॉयल कॉइल्स के दरमियान जो स्प्रेड होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इंटरनेशनल स्टील जो बाकी स्टील की कंपनीज हैं वो HRC यहाँ पे इंपोर्ट करके उसी को थोड़ा सा और मैन्युफैक्चर करके CRC बनाती हैं। तो CRC अगर इंटरनेशनल लेवल पे इसकी प्राइस ज्यादा हो और HRC की निस्बतन कम हो तो आपकी जो कंपनी जो फ्लैट स्टील बनाने वाली कंपनीज होती हैं उनके प्रॉफिट्स एकदम से बढ़ जाते हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो तो 2021 का एक पीरियड था जहां पे कोविड के बाद बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट हुई थी, और आपका जो ओवरऑल ये स्प्रेड है वो तकरीबन $250 $260 ऑन एवरेज चला गया था, और ये भी कहा जाता है कि एक टाइम पे तकरीबन $450 का स्प्रेड भी गया था। उस टाइम पे जो ISL के जो अर्निंग्स हैं वो 1 EPS से उठ के 17 EPS पे चली गई थी 2021 के अंदर। तो ये 17 गुना जो रेट था वो भी इसी वजह से था, एक तो नंबर 1 HRC का रेट भी ऊपर जा रहा था, स्टील का स्क्रैप भी ऊपर जा रहा था, और साथ में जो CRC और HRC का जो गैप था वो भी काफी ज्यादा था, उसकी वजह से आपकी स्टील की जो ISL की जो कंपनी है उसका काफी ज्यादा प्रॉफिट भी बढ़ा। उसी के बाद अगर आप यहाँ पे देखो, उसके बाद नीचे आप देखो 2021 से 2022 के दरमियान ये जो स्प्रेड है वो भी कम हो रहा है, HRC की जो प्राइसेस थी वो भी कम हो रही थी। तो उसी तरीके से इस स्टील की कंपनी जो है वो 100 रुपए से गिरते हुए 40 रुपीज पे भी आई थी। उसके बाद जो मैंने आपको बताया कि जून 2023 से ऑनवर्ड्स एक साल के अंदर फिर शेयर की प्राइस 40 रुपए से 100 रुपीज से गई। तो अगेन आप CRC और HRC के दरमियान जो गैप देख रहे हैं वो गैप मजीद थोड़ा सा बढ़ा था। इस साल जो है 2025 के अंदर ये मजीद थोड़ा सा गैप कम हुआ है, इसकी वजह से भी शेयर की प्राइस थोड़ी सी नीचे आई थी।
अच्छा, यहाँ पे ओवरऑल 2021 का मैं पीरियड ले रहा हूँ जहाँ पे सबसे बेहतरीन आपके रिटर्न्स थे। तो ये ओवरऑल आपको ये कॉस्ट मैंने निकाल के दिखाई है। अगर आप इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस को देखें तो तकरीबन 90,000 आपको उस टाइम पे प्राइस पड़ रही थी। जो पाकिस्तान के अंदर स्टील की प्राइस थी उस टाइम पे वो तकरीबन 121,000 के पास थी। सो अगर आप देख रहे हैं तो ये तकरीबन 24-25% का ग्रॉस मार्जिन बनता है। इतना जबरदस्त मार्जिन जो है उसकी रीजन भी यही थी कि अगर आप फिजिकल ईयर 2021 को देखें तो इंटरनेशनल स्टील की जो प्राइसेस थी वो काफी ज्यादा ऊपर थी। बाकी सालों के अंदर जो इंटरनेशनल स्टील की प्राइसेस काफी हद तक नीचे थी, जिसकी वजह से जो कंपनीज पाकिस्तान के अंदर थी वो भी अपनी प्राइस ज्यादा नहीं बढ़ा सकती थी। लेकिन यहाँ पे चूंकि गैप ज्यादा मौजूद था तो पाकिस्तान के अंदर ये गैप इन इंटरनेशनल स्टील कंपनीज ने बहुत अच्छे तरीके से यूज किया और अपने प्रॉफिट भी बहुत जबरदस्त दिखाए। तो ये चीज को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि सीआरसी और एचआरसी का जो गैप है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो आपने अभी कॉस्ट की बात की है वो कॉस्ट क्या पड़ रही है और इस टाइम पे जो रेट पाकिस्तान का डिसाइड हो रहा है वो कितना मार्जिन रखता है, तो उसकी बेस के ऊपर ही आप आईएसएल के आगे प्रॉफिट्स को भी डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, ओवरऑल ग्लोबल प्रोडक्शन की बात की जाए तो तकरीबन 2 बिलियन टन जो है प्रोडक्शन की जाती है, जिसमें से 53% सिर्फ चाइना के अंदर प्रोडक्शन होती है। और इतनी ज्यादा प्रोडक्शन चाइना 1 घंटे में कर लेता है, जो कि कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर 1 साल में जो होती है वो 1 घंटे के अंदर चाइना उसको कवर कर लेता है। ठीक है, सो ओवरऑल पिछले सालों के अंदर चाइना की जो प्रॉपर्टी है वो काफी हद तक स्लम की है। उसकी वजह से जो है आपके ऑस्ट्रेलिया से जो आयरन और जो एक्सपोर्ट किया जाता है चाइना में उसके अंदर भी कमी नजर आई है। और जो एचआरसी के जो रेट आपको नजर आ रहा है स्टील की प्राइसेस ये भी सारी नीचे आई है। दूसरी वजह जो थी आपकी कुकिंग ऑयल जो थे वो भी आपके रशिया यूक्रेन वॉर की डिस्ट्रप्शंस के बाद पहले बहुत तेजी से ऊपर चले गए थे। उसके बाद जो है कोल की प्राइसेस भी नीचे आई हैं। तो ये सारी आपका स्क्रैप मेटल जो है अगेन ग्लोबल डेफिसिट चल रहा है, उसकी वजह से भी इनकी प्राइसेस आपको नीचे नजर आ रही हैं। सो जब ग्लोबल डिमांड कम होती है तो स्टील की प्राइसेस भी नीचे आती हैं। और ओवरऑल हमने भी स्टील की जो कंपनीज होती हैं उनकी जो प्राइस डिटरमिन होती है वो भी अगेन इंटरनेशनल प्राइसेस के ऊपर ही, जैसे हमने पहले डिस्कस किया उसी तरीके से होती है। अच्छा, यहाँ पे हम लेटेस्ट डेवलपमेंट्स के बात कर लेते हैं। इस बजट के अंदर इस स्टील सेक्टर के लिए काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है, काफी अच्छी जो है बेहतरी आ रही है। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो पिछले साल के जितने भी आपके ड्यूटीज वगैरह थी वो आपको नजर आ रही होंगी। इसके बाद जो है स्टील स्क्रैप जो है इस बजट के अंदर उसकी ड्यूटी को रिड्यूस कर दिया गया है। 1% तकरीबन रिडक्शन की गया कस्टम ड्यूटी के अंदर स्टील स्क्रैप के ऊपर। उसके अलावा जो 2% जो है एडिशनल कस्टम ड्यूटी उसको भी कम किया गया। टोटल रिलीफ आप कह रहे हैं 3% इस पे दिया गया। फ्लैट स्टील के अंदर मजीद 5% जो रेगुलेटरी ड्यूटी है आरडी उसको भी निस्बतन इस वक्त कम किया गया। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोगों को ये भी देखना होगा कि आने वाला जो टाइम पीरियड है उसके अंदर जो आपकी स्टील की प्रोडक्ट्स हैं वो भी जो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर आएंगी तो उसके ऊपर कितनी रिडक्शन होगी, क्योंकि अगर उसमें रिडक्शन ज्यादा होगी तो वो इंपोर्ट जो है वो हमारे लिए भी थोड़ी सी कंपनीज के लिए प्रॉब्लम कर सकती है। बट दैट बीइंग सेड जो अभी भी जितना भी सिस्टम हमारे लिए हो गया दिस इज अगेन वेरी गुड एज वेल। सेकेंडली जो फाटा बाटा की रीजन जो सबसे बड़ा हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी वो ये थी कि यहाँ से जो है आपका स्टील वो अनरेगुलाइज्ड होता था, वहां पे जो है कंपनीज बना के सस्ते में पूरे जो नॉर्दर्न एरियाज है वहां पे वो डंप कर रही थी। तो यहाँ पे सेल्स टैक्स की इंट्रोडक्शन होगी है, तकरीबन फैसला ये किया गया है कि 10% सेल्स टैक्स इस पे लगाया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है अगले 5 साल तक 3 साल तक तकरीबन 2% पर ईयर इसको बढ़ा के 16% पे कर दिया जाएगा। थोड़ा सा रेफरेंस के लिए आप लोगों को ये चीज समझनी चाहिए, तकरीबन 6 लाख टन जो है ये यहाँ से फाटा बाटा रीजन से जो है नॉर्दर्न एरियाज के अंदर इसको डंप किया जाता था। और एक टाइम ये भी आया था कि तकरीबन 9 लाख टन जो है फाटा बाटा रीजन से ओवरऑल इसको स्मगल करके डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट एरियाज के अंदर फैलाया जाता था। इसकी वजह से जो है आईएसएल का जो इस साल भी जो शेयर जो मार्केट शेयर था फ्लैट शीट के अंदर वो तकरीबन 21% पे आ चुका था, जो कि पिछले साल तकरीबन 34% था। तो अब इस दफा बात करते हैं स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स की। आईएसएल के अंदर काफी हद तक कुछ बेहतरीन में नजर आ रही है। एक फाटा बाटा रीजन इसके लिए काफी हद तक बेहतरी का साबित होगा। अगेन बजट जो है उसके लिए उसके हिसाब से भी इसके अंदर काफी तरह बेहतरी है। दूसरी एक चीज जो आईएसएल को रेकोडिक प्रोजेक्ट से भी काफी हद तक बेनिफिट मिलने वाला है। आईएसएल ने डिसाइड किया 48.45 मिलियन रुपीस जो है इन्वेस्ट करने का चेन्नई इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर, जो कि तकरीबन इन्होंने 17% पोस्ट इशुएंस स्टेक जो है इसमें ले लिया है। शॉर्ट टर्म बोरिंग इन्होंने किया 300 मिलियन लोन जो है इस प्रोजेक्ट के लिए लिया है। और ये प्रोजेक्ट क्या करेगा, ये एक डिजाइन कंस्ट्रक्शन ऑफ अकोमोडेशन कैंप करेगा जो कि रेकोडिक आपके कॉपर एंड गोल्ड प्रोजेक्ट्स के अंदर लगेंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ी बेहतरी जो आपकी इस कंपनी के अंदर आई है वो है 6.4 मेगावाट सोलर प्लांट जो है ये लगाने जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है जो इनकी
जो एनर्जी कॉस्ट है वो तकरीबन 11% इससे रिड्यूस होगी। इससे भी इनके जो मार्जिन है वो काफ़ी हद तक बेहतर आएंगे। इसके अलावा जो है ये एक और प्रोसेस अपनी सप्लाई चेन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करें, तो ये एक जस्ट इन टाइम जो है एक तरीक़ेकार होता है, उसको ये कोर मैकेनिज्म बनाने लगे, और जिसकी वजह से है ये ओवरऑल जो है इनकी वर्किंग कैपिटल के अंदर थोड़ा सा बेहतरी आ सकती है। एचआरसी जो ऑर्डर्स आपके आ रहे हैं वो टाइमली जो है आपकी प्रोडक्शन स्केड्यूल्स होंगे, बल्क परचेजेस जो हैं वो किए जाएंगे। उसके अलावा जो है आपको रियल टाइम मार्केट डाटा ये बनाना चाह रहे हैं कि ओवरऑल हमें ये पता लगे कि इस टाइम पे हमारा मटेरियल जो है वो कितना यूज हो चुका है और किस टाइम पे आइडियल टाइम है कि हम मजीद जो है इस चीज़ को खरीद सकें। ओवरऑल जो है वेयर हाउस की डिपेंडेंसी ये भी आपकी कब कट होगी, 45-60 डेज से तकरीबन 7 to 10 डेज पे आ सकती है। वेयर हाउसिंग से इसकी कॉस्ट तकरीबन 30% आएगी, और कैपिटल जो इन्वेंट्री में तकरीबन 4 to 5 बिलियन से इसको मजीद बेहतर होगा। इसके अलावा जो सप्लाई इंटीग्रेशन के अंदर डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन इंटरनेशनल मिल के साथ भी करेंगे, उससे भी इनकी काफ़ी हद तक बेहतरी आएगी। अच्छा, ओवरऑल जो हमने अपने एंड पे, मेरी टीम ने इसके ऊपर काम किया था, एक चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपको चार्ट्स में हमने पहले दिखाए थे जिसमें एचआरसी और स्टील स्क्रैप को दिखाया था, इसकी हमने कोरिलेशन निकाली, और हमने बेसिकली क्या किया कि लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स को पहले कोरिलेट किया ग्रॉस प्रॉफिट के साथ और रेवेन्यू के साथ, और ओवरऑल हमने ये देखा कि जो आपका लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है वो तो काफ़ी हद तक बेहतर इसके साथ कोरिलेट करती है, यानी कि जितनी आपकी तरक्की पाकिस्तान के अंदर इन रियल एस्टेट होती है उतना ही स्टील ज़्यादा, जाहिर सी बात है, बिकेगा। और डॉलर पीकेआर और स्टील की प्राइसेस हमारे एंड पे जो नजर आई थी वो ये नजर आई थी कि कोरिलेशन जो है इसका रेवेन्यू का बहुत ज्यादा टाइड है एक क्वार्टर पहले, यानी कि हमें कम से कम स्टील को यहाँ पे इंपोर्ट करते करते 2 महीने लग जाते हैं, और 2 महीने के पहले जो रेट होता है वही पाकिस्तान के अंदर 2 महीने के बाद उसको रेट डिसाइड किया जाता है। अब यहाँ पे ये चीज को आप जेहन में रखें, जब आपके पास मटेरियल एक आ गया तो जितनी ज्यादा कोशिश होती है कंपनी के, अगर वो रेट अच्छे रेट्स के ऊपर वो बेच पाएंगे तो उनको भी फायदा होगा, इन्वेंट्री उसमें अच्छी आपको प्रॉफिट्स मिल सकते हैं। लेकिन अगर लेट्स सपोज वो प्राइस इंटरनेशनली आपकी नीचे आ गई तो आपका जो है आपकी इन्वेंट्री लॉसेस होने के भी चांसेस हैं। तो जितना ज्यादा आप जल्दी टाइमली बेचेंगे और प्राइसेस को अच्छा मेंटेन करेंगे उतना आपको इन्वेंट्री गेन्स भी आ सकते हैं और अगेन इन्वेंट्री लॉसेस को भी आ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एक्सेल के ऊपर जो नंबर्स निकाले हैं उसकी बेस के ऊपर थोड़ा सा देख लेते हैं कि आने वाले वक्त के अंदर हमारी अर्निंग्स जो है वो कैसी लग रही हैं। ओवरऑल जो ये वाला साल है इसमें हमारी अर्निंग्स काफी हद तक कम रही हैं, जो अभी साल एंड होने वाला एक क्वार्टर तो रहता है, लेकिन ओवरऑल हमारी ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निस्बतन काफी कम है। अभी भी जो है हमारा एचआरसी और सीआरसी का जो स्प्रेड है वो काफी हद तक कम है, और ओवरऑल जो स्टील की प्राइसेस है वो भी काफी हद तक कम है। सो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इस दफा जो नेट मार्जिन आपका काफी हद तक बढ़ेगा, लेकिन चूंकि रेगुलेटरी ड्यूटी हमारी कम हो रही है, कस्टम ड्यूटी वगैरह कम हो रही है, तो उसकी बेस के ऊपर वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ा सा ग्रॉस प्रॉफिट हमारा मजीद बढ़ सकता है। अगर लेट्स सपोज हम यहाँ पे 13.5 को भी कर लेते हैं और ओवरऑल यहाँ पे भी 5% को अगर इंक्रीज करते हैं, सो ओवरऑल हमारे पास जो मार्जिन है वो हमारे पास यहाँ पे बनता है 12 EPS आती है, ठीक है। और अगर 12 EPS की बजाय अगर हम थोड़ा सा मॉडरेट भी रख के देख रहे हैं, लेट्स सपोज हम यहाँ पे 11.5 कर लेते हैं और यहाँ पे भी हम इसको 3 कर देते हैं, सो यहाँ पे भी हम 3 करके देखते हैं तो हमारा ये तकरीबन 9 बनता है। सो 9 जो है हमारी EPS इस तरह से मॉडरेट थोड़ी सी बनती है, और 12 जो है हमारी वहाँ पे बनती है, वैसे EPS बनती है। अच्छा, अब सिर्फ कैलकुलेशन वाइज किया जाए तो तकरीबन इसको हम 15 से हमें मल्टीप्लाई करना है, और क्योंकि ओवरऑल जब भी हालात थोड़े से हमारे बेहतर रहते हैं तो ISL कम से कम 15 प्राइस अर्निंग्स तक भी परफॉर्म करता रहा है हिस्टोरिकली, इससे ज़्यादा भी इसकी परफॉर्मेंस है। लेकिन अगर हम सिर्फ 15 को रख के चलें तो हमारी तकरीबन जो 12 अगर EPS हमारी बनती भी है, जो कि ओवरऑल सिनेरियो है, तो 12 को 15 से अगर आप मल्टीप्लाई करें तो तकरीबन ये आपका 180 की प्राइस बनती है, जो कि थोड़ी सी निस्बतन ज़्यादा है। लेकिन अगर आप 9 को EPS रख के चलें और 9 को 15 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो तकरीबन ये 135 की प्राइस बनती है। तो ये बेसिक आपके ISL के टारगेट्स बनने चाहिए, लेकिन अभी बात ये है कि ओवरऑल आपके HRC जो स्टील की प्राइसेस हैं वो भी काफ़ी हद तक डाउन है, आपका जो स्प्रेड है वो भी काफ़ी हद तक डाउन है। ग्लोबल डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, पाकिस्तान के अंदर जो है थोड़ी सी रियल एस्टेट की डिमांड बढ़ने वाली है, और जब वो बढ़ेगी तो फिर देखा जाएगा कि क्या सिचुएशन होती है। होपफुली कि आप लोगों को थोड़ी सी ये वीडियो समझ आई होगी कि यहाँ पे कॉस्ट को कैसे निकाला जाता है, फिर आपके जो रेवेन्यू है उसको आपको बहुत ज़्यादा देखना होता है कि ओवरऑल इंटरनेशनल क्या प्राइसेस चल रही है, उसी की बेस के ऊपर आपकी स्टील की प्राइसेस निकलती है। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। थोड़ा सा कमेंट्स में बताइएगा क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त के अंदर इंटरनेशनल स्टील्स लिमिटेड की जो प्राइस है वो ऊपर जाएगी, और ओवरऑल जो आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर समझा कि रेवेन्यू का
डिटरमिन करना, स्टील की प्राइसेस को निकालना और स्टील की जो कॉस्ट है, क्या इसकी आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई है। अगर आपको मज़ीद ऐसी वीडियोस देखनी है तो आप लाजमी कमेंट्स में हमारे से ये शेयर करें, और जो नेक्स्ट आप जो भी आप कहेंगे, जो कंपनी कहेंगे, उसके ऊपर आई विल मेक अ स्मॉल वीडियो। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।